रोहित शर्मा और विराट कोहली परफॉर्मेंस तो लास्ट के 1-1.5 साल से उनका नहीं था। उसमें जिम्मेदारी आ जाएगी केएल राहुल की। सबसे खतरनाक जो बल्लेबाज है ना, वो जो रूट है। 10 विकेट निकाल दी थी। इट वॉज अ रायट। उनकी बल्लेबाजी को हमें पीछे छोड़ना होगा तो फिर हम मैच जीतेंगे। भारत का ये मुश्किल इंग्लिश दौरा शुरू हो रहा है हेडिंगली से। उस पे मेरी 3 चीजों पे निगाहें रहेगी। सबसे पहले कि बुमराह का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, क्योंकि सारी गेम्स में अवेलेबल नहीं है। आइडियली उनको सब गेम में अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो सब गेम खेलते हैं तो फिर भारत तो ये सीरीज पक्का जीतती, लेकिन वैसा नहीं है। सुनने में आया कि 3 ही मैच खेल रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल किन बैट्समैन के सामने, किस मैचअप के सामने किया जाए, उस पर मेरी निगाहें रहेगी। उसके बारे में बात करना चाहूंगा। दूसरा, बेसबॉल खेलती है ना इंग्लैंड की टीम, अब उसमें किस तरह से प्लानिंग रहेगी। क्या हम पहले से थोड़ा डिफेंसिव जाएंगे या फिर हम थोड़ा ज्यादा अटैक करेंगे शुरुआत में और कहेंगे कि भाई चलिए आप बेसबॉल खेल के दिखाइए। इस पे मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि इनका जो रन रेट है भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट में 4.25 के रन रेट से इनकी बैटिंग चलती है। तो यहां पे ना आपके पास एक मौका भी है विकेट चटकाने का। तीसरी चीज, दोनों टीमों की अगर कंपैरिजन करें तो सीरीज शुरू होने से पहले भारत किस चेज में, मैन टू मैन मार्किंग में कहां पे आगे है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे बुमराह की। देखिए, आइडियल तो यही है ना कि अगर वो सारे टेस्ट मैच खेले, लेकिन मैनेजमेंट यहां पे सोच रहा है, भारतीय क्रिकेट भी सोच रहा है कि भाई ये हमारा कोहिनूर का एरा है, उसे संभालना है। ये इसके बारे में ना एक और लंबा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वो बाद में। अभी मेरा ये मानना है, क्योंकि देखिए अगर टॉप 3 बल्लेबाजों पे नजर डालें ना, तो वहां पे कमजोरियां हैं, लेकिन इनकी जो मेन बैटिंग है वो कहां पे है? मिडिल ओवर्स में ना, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, मिडिल ओवर्स नहीं, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स और जो रूट सबसे पहले। देखिए, सबसे खतरनाक जो बल्लेबाज है ना, वो जो रूट है। 2800 से ज्यादा रन बनाए भारत के सामने। भाई साहब, बहुत रन है ये। सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है भारत के सामने, तो फिर वो बड़ा क्रूशियल हो जाता है। हमारे सामने हमेशा रन बनाता है, तो फिर बुमराह का उसके सामने ज्यादा फ्रेश रहना, ज्यादा ओवर रहना, ये बड़ा जरूरी है। हैरी ब्रुक के सामने 50 से ज्यादा का औसत है भाई। जहां पे बेसबॉल खेलने वाली टीम है, बाकी बल्लेबाजों के जो एवरेज है वो कम होते हैं, उसमें ये बैट्समैन का एवरेज अगर 50 से ऊपर है तो मेन स्तंभ बन गया है ना पिछले कुछ समय से इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर बैटिंग का टेस्ट क्रिकेट में। सो उसके सामने भी फ्रेश होना, और जितना हो सके ये 2 बैट्समैन तो मेन है ही है। लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स इसलिए नहीं कि उसका औसत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें वो काबिलियत है कि यार सीरीज में ना 1 या 2 बार ऐसा कर सकता है कि मैच विनिंग अपने दम पे पारियां खेलें। तो फिर ये 3 बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिर उनके सामने मेरा ये मानना है, अगर पहले स्पेल आप उन्हें डलाते भी हो ना, लेकिन उन्हें ज्यादा लंबा स्पेल ना डलाया जाए। ये 3 बल्लेबाजों के सामने ज्यादा फ्रेश रहे जसप्रीत बुमराह, वो मैं जरूर देखना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम वैसा करे भी। अब ये जो रन रेट की मैंने बात की कि यार बेसबॉल खेलती है, तेज खेलती है इंग्लैंड की टीम, बहुत चांसेस देती हैं, और कई बार ना नर्वस जो एनर्जी होती है, वो कई बार बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में अपनी नर्वस एनर्जी को हटाने के लिए भी बहुत ज्यादा अटैक करता है, लेकिन उसमें ज्यादा चांस रहता है विकेट चटकाने का। तो ऐसा तो नहीं है ना कि फिर जब ये अटैकिंग अंदाज से वो खेले तो आप सिर्फ ये देखें कि यार हम स्लिप लगाए, गली लगाए, और वो उम्मीद करें कि यार एज जाएगी पीछे। इन एंड आउट फील्ड बहुत जरूरी होगी। इन एंड आउट फील्ड लगाना पहले से भी आई डोंट माइंड, आई रियली डोंट माइंड। शायद पहली 4, 5, 6 ओवर अलग बात है, लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ा एक बैट्समैन भी सेट हो जाए ना, तो फिर इन एंड आउट फील्ड लगाना मतलब एक डीप पॉइंट आपने लगा दिया पहले से ही, उसको वो चौके नहीं देना है। डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग, वो फील्डर भी आपने लगा दिया, वो बड़ा जरूरी है बाउंड्री लाइन पे, ताकि आपके पास जो बाउंसर है ना वो भी काम में आए। तो ये छोटी छोटी चीज है जो पहले से प्लानिंग करके रखे भारतीय टीम, ये मेरा मानना है, और उम्मीद यही रहेगी कि वो रखे भी। अब तीसरी चीज, मैन टू मैन मार्किंग में भारतीय टीम कहां पे खड़ी है। देखिए, सबका ये मानना है ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के ना होने से मतलब फर्क पड़ेगा। मेरा ये मानना है, देखिए परफॉर्मेंस के हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस तो लास्ट के 1-1.5 साल से उनका नहीं था। दोनों ही बड़े खिलाड़ी है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं था, ये सच्चाई है। तो जो नया लड़का भी आएगा ना, अगर सोचो उसने 7-8 का एवरेज दे दिया, यार उससे ज्यादा की उम्मीद रहेगी ना। 20 का एवरेज दे दिया, 25 का एवरेज दे दिया, 15 का एवरेज विराट कोहली का था फर्स्ट इनिंग में लास्ट के 1-1.5 साल से। सो अगर उतना भी दे दिया तो आपने वो लेवल का काम तो कर ही दिया। मुझे लगता है उससे ज्यादा ही आप कर देंगे। लेकिन
वो जो एक्सपीरियंस है दोनों का, ड्रेसिंग रूम में होना, वो ग्राउंड पे हेल्प करना, वो मिस करेंगे। अब उसमें जिम्मेदारी आ जाएगी बुमराह की, उसमें जिम्मेदारी आ जाएगी केएल राहुल की, उसमें जिम्मेदारी आ जाएगी ऋषभ पंत की, क्योंकि ऋषभ पंत एक तो विकेट कीपर भी है और उसके साथ साथ ना वाइस कैप्टन भी है, तो उनकी लीडरशिप की जो इनपुट्स है वो बहुत काम आएगी। और साथ ही में कोचेज है गौतम गंभीर और मॉनी मॉकल, जो उनके सपोर्ट स्टाफ है, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैदान में काम आएगी, वो सपोर्ट लेना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैन टू मैन मार्किंग में ना, बॉलिंग में इंडियन टीम बहुत आगे। देखिए, अगर आप देखेंगे क्रिस वोक्स ऐसा गेंदबाज जो मुझे लगता है जो तकलीफ दे सकता है, जो बिल्कुल तकलीफ दे सकता है। देखिए, मार्क वुड इंजर्ड है, जोफ्रा आर्चर शुरू में अवेलेबल नहीं है, उम्मीद उनको ये है कि सेकंड या थर्ड टेस्ट में आएंगे वो, लेकिन ये एशेज वाला साल है तो फिर वो भी देखना चाहेंगे आगे जाके वो क्या करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर मैचेस है तो फिर उनको पेस चाहिए, तो मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर वहाँ पे बहुत क्रूशियल हो जाते, तो कितना टाइम लेके आते वो। लेकिन शुरू में ना बाकी गेंदबाज में आप नज़र डालेंगे, भाई साहब इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना सिराज लेके आते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की जो क्वालिटी है, और साथ ही में जसप्रीत बुमराह तो नंबर 1 है ही है, और फिर जडेजा अपना एक्सपीरियंस लेके आ सकते हैं, शार्दुल ठाकुर भी काफ़ी टेस्ट मैच खेल चुके हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें ना, गेंदबाजी में भारतीय टीम आगे है। सिर्फ बल्लेबाजी दोनों टीमों से ज़्यादा कौन बेहतर करता है, सीरीज उसी पर डिपेंडेंट रहेगी। और साथ ही में एक चीज़ ये भी रहेगी ना कि जब स्पिनर आए ना इंग्लैंड का गेंदबाजी करने, मेरा ये मानना है भारतीय टीम को ना बिल्कुल दबाव डालना है, बिल्कुल दबाव डाल के रखना है, और सिर्फ रन्स के बारे में सोचना है जब उनका स्पिनर है, क्योंकि उनका स्पिनर जो है बशीर, वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में रहता है। जब आप उसको गेंदबाजी भी करते हुए देखते हैं ना, तो वो छोटी गेंदें भी डालता है, एक टप्पे पे गेंदबाजी नहीं करता है। ज़रूर थोड़ा इंप्रूव हो रहा है उसकी गेंदबाजी, लेकिन वो प्रेशर में जल्दी आ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ही फास्ट बॉलर को ब्रेक आए, एक स्पिनर आए, एक छोर से दबाव डाले बैट्समैन। और दबाव डालने का मतलब ये नहीं है कि भाई ब्रेन फेड हो जाए और सिर्फ मारने को देखे चौके छक्के, वो नहीं, रन्स के बारे में सोचते रहे यार। नॉन रिस्की शॉट्स भी जो रहते हैं वो खेल के भी आप रन बना सकते हैं, पर रन्स के बारे में सोचे ताकि वो प्रेशर बना रहे। और जो इंग्लैंड का प्लान है फास्ट बॉलर को रेस्ट देने का, या वो एक तरफ से स्पिन को डलाने का लंबे टाइम तक, वो चले नहीं और उनकी रणनीति बदले और बदलनी पड़े उनको। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरी निगाहें रहेगी। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जितने लोग बोल रहे हैं ना कि यार इंग्लैंड बहुत आगे अपने घर में खेल रही है, जाहिर सी बात है स्कोर लाइन पे भी अगर नज़र डालेंगे, मैं भी जब सोच रहा हूँ तो मुझे लगता भी है कि इंग्लैंड आगे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम ना आगे नहीं निकल सकती है। 100% मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाजी, जो उनके मेन स्टैम है, उसके सामने बुमराह ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे। मेरा मानना है कि भारत मैच पे पकड़ बना सकता है, और मैं तो ये देखना चाहूँगा कि सीमिंग कंडीशन मिले ना, तो फिर हमारे जो गेंदबाज हैं उनका कद भी और बढ़ जाएगा। हमारे बल्लेबाजों के लिए सीमिंग कंडीशन दी जाती हैं तो दांव उल्टा पड़ जाता है ओवरसीज़ पिचेस पे। ओवरसीज़ टीम्स को लगता है कि उनके लिए फ़ायदा होगा, लेकिन वो उनके लिए नुकसान हो जाता है। पाटा विकेट होती है तो फिर ना चीज़ें बदल जाती है, जिसमें हमारे गेंदबाजों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनके बल्लेबाज ज़्यादा यूज्ड टू होते हैं, चाहे वो इंग्लैंड में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले, साउथ अफ्रीका में खेलें। लेकिन जहाँ पे सीमिंग कंडीशन होती है ना, तो हमारे भारतीय गेंदबाज ज़्यादा गेम में आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में है कि यार सीमिंग कंडीशन तो कोई बात नहीं। और हेडिंगली में 2 चीज़ें, एक तो जो 8 mm की ग्रास रखने की उन्होंने कोशिश की है इस मैच में, इससे फास्ट बॉलर को शुरुआत में फर्स्ट स्पेल में मदद मिलेगी। पहले 1 या 2 दिन मदद होगी ज़रूर। दूसरा, ये जो समर है इंग्लैंड का, वो अभी तक ड्राई रहा है, काफ़ी ज़्यादा सन देखने को मिला है, और यहाँ तक कि हेडिंगली में ना बहुत ज़्यादा उस एरिया में बारिश हुई भी नहीं है कई वक्त से। सो उसका मतलब ये है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा आपको बनानी पड़ेगी। सो बतौर क्यूरेटर वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि थोड़ा मॉइस्चर रखा जाए ताकि गेम 5 दिन चले, लेकिन अगर ड्राई कंडीशन है भी तो पिच वैसी नहीं टूटती है जिस तरह से हमें भारत में देखने को मिलती है। दूसरा, देखिए हेडिंगली में ना 2 एंड है, एक फुटबॉल एंड और एक कर्कस्टॉल एंड। अब जो फुटबॉल एंड है वो स्विंग गेंदबाजी को ज़्यादा मदद करता है, और कर्कस्टॉल एंड है वो सीम मूवमेंट वाले गेंदबाजों को ज़्यादा हेल्प देता है। आपको याद होगा 2016 में एंडरसन ने श्रीलंका के सामने जैसे ही स्विच किया फुटबॉल एंड पे 10 विकेट निकाल दी थी। इट वाज अ रायट, कमाल की गेंदबाजी की थी। लेकिन आपको याद होगा 1981 में लीड्स में जब कर्कस्टॉल एंड से बॉब विलिस गेंदबाजी करने आए थे तो उन्होंने 8 विकेट निकाली थी। तो भाई जो भी गेंदबाज हमारे भारतीय गेंदबाज हैं
चलिए एक एग्जांपल देते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा बाउंस मिलता है उन्हें, तो उन्हें ज्यादा बेहतर है कि कर्कस्टॉल एंड से ज्यादा गेंदबाजी कराई जाए जब वो खेले, और मोहम्मद सिराज जो ज्यादा स्विंग कराते हैं, ठीक है उनके पास स्क्रैम्बल सीम भी है, तो वो कर्कस्टॉल एंड से भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा अगर उनकी आउटस्विंग बहुत अच्छी जा रही है तो फिर वो फुटबॉल एंड से गेंदबाजी करे। खैर बुमराह को तो कहीं से भी गेंदबाजी करा दीजिए, और साथ ही में स्विंग गेंदबाज अगर शार्दुल ठाकुर हाथ से स्विंग कराते, बहुत ज्यादा सी मूवमेंट पे उनका मादा नहीं रहता है, तो फिर उनको फुटबॉल एंड से गेंदबाजी कराना ज्यादा बेहतर है। तो ये छोटे छोटे न्यूएंसेस भारतीय टीम अगर उसका इस्तेमाल करे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। टॉस बहुत क्रूशल हो जाएगा। टॉस इसलिए भी क्रूशल है ना क्योंकि पहले गेंदबाजी करना वो ज्यादा बेहतर है। मैंने जब साउथ अफ्रीका और WTC फाइनल हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के सामने इन दोनों का, तो कहा था कि आप टॉस जीतो, गेंदबाजी करो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दिक्कत में आई थी साउथ अफ्रीका, लेकिन उसके बाद भी इवेंचुअली चेस कर गई थी, आखिरी में जितने भी रन आए थे। तो आप यहाँ पे भी वही काम कर सकते हो। और अगर थोड़ी हिस्ट्री में भी जाएंगे तो बिल्कुल इंग्लैंड में अभी कुछ समय से यही देखने को मिला, और इंग्लैंड खुद टॉस जीत के ना वो गेंदबाजी करना चाहता है। तो आप करिए ना गेंदबाजी पहले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक प्लेइंग कॉम्बिनेशन पे हल्की सी बात कर लेता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से ना बहुत बात चल रही है कि साई सुदर्शन नंबर 3 या करुण नायर। मेरे हिसाब से करुण नायर को खिलाना ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा फॉर्म था। जरूर करंट फॉर्म साई सुदर्शन का है, लेकिन वो वाइट बॉल में है। करुण नायर रेगुलर रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं और उनका औसत भी कमाल का है, तो उन्हें नंबर 3 पे खिला दीजिए। सो KL राहुल, साथ ही में यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, शुभमन गिल 4, ऋषभ पंत 5, 6 नंबर पे जडेजा, और 7 नंबर पे मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी। देखिए 100 भूलना नहीं चाहिए। आपने जब करंट परफॉर्म किया होता है ना अपनी टीम के लिए, तो पहला खिलाड़ी मेरे हिसाब से उसी को होना चाहिए। वो जरूर फॉर्म नहीं है उनका, जरूर यहाँ पे दूसरे खिलाड़ियों की बात चली कि साई भी खेले और करुण नायर भी खेले और नीतीश कुमार की जगह ना बने, पर मेरे हिसाब से नीतीश कुमार की जगह बननी चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये भी हो सकता है ना कि आप उसे एज ए 4th फास्ट बॉलर खिलाए ताकि उसकी गेंदबाजी भी आप इस्तेमाल कर सके। सो नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 7 पे, नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर, और 9, 10, 11 जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ये मेरी प्लेइंग 11 है। आप लोग बताइए आप लोग की प्लेइंग 11 क्या है। गुड लक टू इंडियन टीम। मुश्किल होगा, टॉस अच्छा जाना, बुमराह का रूट के सामने, ब्रुक के सामने ज्यादा गेंदबाजी करना और स्टार्टिंग में गेंदबाजी करना बड़ा क्रूशल होगा, और उनकी बल्लेबाजी को हमें पीछे छोड़ना होगा, तो फिर हम मैच जीतेंगे। वरना स्टार्ट ऑफ द सीरीज अभी इंग्लैंड आ गया है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि भारत बहुत ज्यादा पीछे है।